हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव कर। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा नया चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी सारे चैप्टर से रिलेट करते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करें हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना है, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है और ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होती है इस बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन से। लाइफ स्पैन क्या होता है, हमारी एनसीईआरटीज़ के बारे में क्या कहती है, देखिए। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। वो पीरियड, वो टाइम जब एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और उसकी डेथ होती है, उसके बीच का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, क्योंकि 12th क्लास का है तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, आपके स्कूल्स में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर के डेट ऑफ डेथ तक के बीच का जो ये पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ। अब आगे, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज यहां एक जो एग्जाम्पल दिया है, क्रो एंड पैरेट का दिया हुआ है, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। यहां बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हमें लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिनके हमने भरने हैं, यहां उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। एलिफेंट का क्या लाइफ स्पैन है वो लिखिए, 60 to 90 ईयर। जो एलिफेंट है वो 60 से 90 ईयर का लाइफ स्पैन होता है। रोज का जो है 5 से 7 ईयर का होता है। ठीक है, डॉग का जो है वो 25 to 30 ईयर का। बटरफ्लाई का हमें दिया हुआ है केवल 1 से 2 वीक का। इतनी छोटी जिंदगी होती है, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई होती है। ठीक है, क्रो का क्या दिया हुआ है, 15 ईयर। क्रो का क्या दिया हुआ है, 15 ईयर, याद हो गया। बनाना ट्री 25 ईयर, काउ 20 to 25 ईयर, पैरेट 140 ईयर। इंपॉर्टेंट। और क्रो जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी 15 ईयर। अब एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल लेकर के दिया है कि क्रो और पैरेट जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं,
लेकिन इनके लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो ओनली इन 15 ईयर है, जबकि पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स तक का हो सकता है। लाइफ स्पैन में कितना अंतर है, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सब नोट कर लिया है आप लोगों ने। चलिए आगे। क्रोकोडाइल का दिया हुआ है 60 इयर्स, हॉर्स का भी 60 इयर्स के अप्रोक्स होता है। फ्रूट फ्लाई 1 to 2 वीक। ठीक है, नोट कर लीजिए ये साथ की साथ। चलिए, उसके बाद राइस प्लांट कितने टाइम तक का होता है, 3 से 4 मंथ तक का, क्योंकि उसके बाद फार्मर्स उसको काट लेते हैं और हमारे पास राइस प्रोवाइड हो जाता है। बनियन ट्री 200 to 250 ईयर्स तक का अप्रोक्स ये लाइफ स्पेन रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। टोटोइज का दिया हुआ है, ये लाइफ स्पेन याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर क्रो और पैरेट का, क्योंकि इनका एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर किया गया है इस लाइन को डिफाइन करने के लिए कि जो साइज है वो लाइफ स्पेन से कोरिलेट नहीं करता है। क्रो और पैरेट का एग्जाम्पल यहां कंसीडर किया गया है। ठीक है, समझ में आ गई। लाइफ स्पेन के बारे में एक बात और, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा जरूर। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है। गीता भी हमें यही बात कहती है और साइंस भी हमें यही बात कहती है। भगवान कृष्ण ने यही बात कही है कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। और साइंस में हमें यही बात समझ में आती है कि जो पैदा हुआ है, जिसने बर्थ लिया हुआ है, उसकी डेथ ऑफ कोर्स होगी। लेकिन एक्सेप्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहां एक्सेप्शन है। ये मेन पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको निट में ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ नहीं होती। एग्जाम्पल में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्पीसीज उठा करके दिया जा सकता है, तो वो याद रखना है। क्यों नहीं होती? अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं होती इनकी डेथ, जबकि भगवान ने भी कहा है और हमारी साइंस भी यही कह रही है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो जैसे ही अपने मैच्योर होते हैं और उनका बुढ़ापे वाला सीजन आ जाता है, उस टाइम जाकर के वो डेथ होने से पहले ही डिवाइड कर लेते हैं। उनकी जो सिंगल सेल है वो 2 डॉटर सेल में बन जाती है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने आप को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसीलिए सिंगल सेल जो सेल है वो अमर सेल मानी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गई? कोई डाउट? चलिए, अब हमारे यहां टॉपिक में हो गया है, अब आ गया है रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बातें हैं।
रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। ठीक है, समझ में आ गई। डेफिनेशन, कोई डाउट? डेफिनेशन को लेकर के कोई डाउट? सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा ही पैदा करता है। एग्जैक्ट है नहीं है, ये चीज डिफरेंट है कि बिल्कुल सेम है या थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर, जैसा वर्ड यहां पर यूज करेंगे हम। रिप्रोडक्शन की नीड क्यों हुई? नीड, जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए थी लाइफ के अंदर। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है सबसे पहले और वो डेथ हो जाए उसकी, तो धीरे धीरे इस पृथ्वी से जीवन लुप्त हो जाएगा, तो फिर कैसे आगे लाइफ बढ़ेगी? लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ की जो कंटिन्यूटी है, ये देखिए, अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइफ के 3 फेसेस दिए हुए हैं लाइफ के साइकिल के। कौन कौन से हैं? बर्थ होती है, ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। 3 फेसेस हैं, 3 साइकिल है, इस तरह सर्कल चलता रहता है। लाइफ रिप्रोडक्शन के बारे में और क्या बातें हैं? इंपॉर्टेंट बात है, जो रिप्रोडक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रिप्रोडक्शन डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन के भी तो बहुत सारे मेथड है ना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड तो हम कर रहे हैं, तो उसमें भी फर्दर आगे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं। ठीक है, ये देखिए, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड, 2 मेथड हैं रिप्रोडक्शन के। इनमें भी फर्दर आगे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिस पर, जो डिपेंड करता है किस पर? ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, उसके अंदर की इंटरनल फिजियोलॉजी, कैसी फिजियोलॉजी है, किस कंडीशन में वो रह रहा है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जिस पर कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे, ये डिपेंड करेगा। चलिए, समझ में आ गई है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये क्या चीज है? व्हेन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है यंग वन। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? यंग वन, यानी कि नया जन्मा हुआ बच्चा। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without involvement of gamete formation, is this reproduction is asexual। क्या कह रहे हैं? asexual की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई नया बच्चा केवल एक पेरेंट से बने, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकती, गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे। केवल सिंगल पेरेंट से ही जो नया ऑफस्प्रिंग है या न्यू वन है वो अराइज हुआ है। उस मेथड को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल मेथड। और जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो
अपोजिट सेक्स के और पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं डिटेल में। रिप्रोडक्शन हमने कर ली है, समझ में आ गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन या फ्यूजन। अब आप बात करेंगे सर ये विद क्यों है, यहां एक एक्सेप्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप लोगों ने पार्थिनोजेनेसिस का नाम सुना होगा, सुना है? यहां लिखते हैं इसको पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का नाम सुना होगा, वहां गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनकी फ्यूजन नहीं होते, और जो यंग वन बनता है वो केवल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल आप लोगों ने वैसे पढ़ते भी आ रहे हैं, हनी बी, ठीक है, हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होती है, ये पता है आप लोगों को। इसको पार्थिनोजेनेसिस को हम अलग से आपको पूरा डिटेल में करवाएंगे। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें पता चल चुका है क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सिंगल पेरेंट होना चाहिए, उनका जो गैमेट है, बाय चांस अगर गैमेट बनते हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, कहां कहां मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? मोनेरा, मोनेरा का मतलब फाइलम मोनेरा, सॉरी किंगडम मोनेरा आपने पढ़ा था। बैक्टीरिया, जो सभी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अरे ये तो पांचों के पांचों ही किंगडम में होता है, पांचों के पांचों किंगडम में होता है, ठीक है। लेकिन कहां नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, कहां नहीं होता? यहां चारों फाइलम में होता है। एनिमल का जो फाइलम है वहां कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स और सभी ऑल वर्टिब्रेट्स,
इन दोनों के अंदर जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं और सभी वर्टिब्रेट्स, यहां पर आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी। ये ध्यान रखना है। सभी किंगडम में मिल जाएगी, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगई में, प्लांट्स में, एनिमिलिया में, लेकिन एनिमिलिया के अंदर जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। टाइप, किस किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो पढ़ेंगे। ये 6 टाइप है यहां पर: फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रेगमेंटेशन। ये हम डिटेल में करेंगे, आराम से समझना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन से स्टार्ट करते हैं। फिजन क्या है? फिजन क्या चीज है? फिजन मतलब टूटना। दो टाइप की हो सकती है फिजन, जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, 6th या 7th क्लास से हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म अपना जेनेटिक मेकअप जो है उसको डबल करेगा और 2 इक्वल भागों में बट जाएगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है? ए सेल डिवाइड्स itself into 2 equal halves। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो बाइनरी फिजन है उसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा 2 इक्वल भागों में। ये चीज आप याद रखेंगे। इसीलिए ये अपना जेनेटिक मेकअप जो है या अपना कंटेंट जो है वो डबल कर लेता है, ताकि दोनों सेल्स के पास, इनको क्यों कहा गया है डॉटर सेल्स? ये डॉटर सेल्स बेटियां क्यों कहा गया है? बेटे क्यों नहीं कहा गया? सन सेल्स क्यों नहीं कहा गया? डॉटर सेल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फिर आगे जाकर के सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनको डॉटर सेल्स कहा गया है, क्योंकि ये फिर आगे जाकर के सेल प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो पेरेंट सेल है ये अपना जेनेटिक मेकअप और अपना कंटेंट जो है, मटेरियल जो है वो डबल कर लेगा। डबल करने के बाद वो इक्वली डिवाइड कर देगा 2 भागों में। समझ में आ गई? और आगे जाकर के ये डॉटर सेल्स भी पेरेंट बन जाएंगी, फिर आगे इस तरह से इनका फिजन चलता रहता है। 3 टाइप का बाइनरी फिजन हो सकता है। 3 टाइप से बाइनरी फिजन हो सकता है। इर्रेगुलर देखिए, कोई भी प्लेन है, कोई भी स्पेस है जहां से वो कट के 2 भागों में बढ़ जाता है, ये कहाँ होता है? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बैक्टीरिया में जिनकी इरेगुलर शेप है,
फिक्स शेप नहीं है। बैक्टीरिया में, याद हो गया, और अमीबा में, अमीबा भी जो है स्पेस, अमीबा की भी तो जो शेप है वो फिक्स नहीं होती ना, तो उसका जो भी प्लेन से, इरेगुलर प्लेन से वो डिवाइड होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों, मोस्टली बाइनरी फिजन वहीं होता है। कहाँ? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस तरह से अपर साइड से डिवाइड होना, ये देखिए कहाँ होता है, ये कहाँ होता है? युगलिना में। युगलिना कहाँ पढ़ा था हमने? याद कीजिए, +1 में अच्छे से किया हुआ है युगलिना। कहाँ? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। 2 मेथड हैं इसके करने के, 2 मेथड हैं। क्या? या तो आप टाइप पढ़ लीजिए, टाइप के साथ ही साथ जो उनके किंगडम है वो कर लीजिए, या किंगडम वाइज भी आप इस चीज को कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किंगडम मोनेरा में किस किस तरह से होती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, तब उस चीज में हर पॉइंट पर उनके रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ भी आपको पता है वही चल रहा है, +1 का ही तो रिवीजन हो रहा है साथ ही साथ। अब कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी रिप्रोडक्शन से आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो या तो आप इस चैप्टर से उसको कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी कह सकते हैं, या प्लांट किंगडम से कह सकते हैं, एनिमल से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहाँ होता है? युगलिना में होता है। अब आपके पास युगलिना के लिए एक पॉइंट आ गया है कि अगर आपसे कोई पूछता है उसकी युगलिना में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। समझ में आ गया है? ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल तो इस तरह, और ट्रांसफर किस तरह? इस तरह उनका बाइनरी फिजन हो रहा है। ये फिगर भी बहुत बार अच्छे से समझाई थी। किसकी है ये फिगर? प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा हायर रीजनरेशन पावर होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था +1 में, साथ ही साथ +1 को भूल नहीं जाना है। ठीक है, +2 में आ गए तो क्या बात है भाई? कहाँ होती है? प्लेनेरिया में। और कहाँ होती है? पैरामीशियम में। समझ में आ गई? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पैरामीशियम में किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? अरे कहाँ गया ये रहा। क्या आंसर करेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और प्लेनेरिया में भी इस तरह से जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। समझ में आ गई? चलें आगे। बाइनरी फिजन में कोई भी डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना है पूछने में। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन सबसे पहले तो बात करते हैं होता कहां है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में जो मॉस्किटो वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और अमीबा में। अब आप कहेंगे सर अमीबा में तो आपने बाइनरी फिजन भी बताया है, तो ये मल्टीपल फिजन कैसे? इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है? अनफेवरेबल कंडीशन।
जब अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन में ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तब वहां पर मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। कैसे? इस चीज को एक बार डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, समझ में आ गई। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसके जो ये सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया वापस से विड्रॉ कर लेगा और एक सर्कुलर सेल बना लेगा, ठीक है। सर्कल सेल बनाने के बाद ये क्या करेगा? इस सेल के ऊपर 3 लेयर्स बना लेगा। कितनी लेयर? 3 लेयर। ये क्या है? ये लेयर है सिस्ट। क्या है? सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। सिस्ट बनाने के बाद जो अंदर वाली सेल है वो क्या करेगी? यहां जो है अंदर इस सेल के बहुत सारे फिजन होंगे, टुकड़े होंगे, मल्टीपल फिजन। इस तरह से ये सेल्स इस सिस्ट के अंदर पड़ी रहेंगी, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो सेल्स हैं, ये सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और क्या बना लेगी? वापस से हमारी अमीबा सेल बना लेगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। किस चीज का? सूडोपोडिया का, नकली पैरों का। अरे नकली पैर हैं भाई, फॉल्स फीट है सूडोपोडिया। ये जो सूडोपोडिया है इसका क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल नहीं है भाई, इनके लिए फायदेमंद नहीं है। अभी तो मुश्किल की घड़ी है। जब भी मुश्किल की घड़ी आएगी तो ये नकली पैर अंदर छुपा लेते हैं और सर्कुलर बन जाती है। सेकंड प्रोसेस, सेकंड क्या है? एनसिस्टमेंट, सिस्ट फॉर्मेशन, यानी कि 3 लेयर जो है वो इसके अंदर बन जाती है। 3 लेयर बन गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है? मल्टीपल फिजन हो रहा है। अब जाकर के मल्टीपल फिजन होगा, समझ में आ गई? मल्टीपल फिजन होगा और उसके बाद यहां क्या हो रहा है? फोर्थ स्टेप में ब्रस्ट हो रही है। सिस्ट जो है वो फट रही है। फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है भाई। अब इसके लिए सब ओके है। बंकर जो बनाया था, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई थी तो बंकर बना दिया था, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो बंकर को उखाड़ दिया और बाहर निकल आए। ये प्रोसेस जो है, ये सारी प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। कहां पर लिखें भाई? स्पोरुलेशन, ठीक है। समझ में आ गई? कोई डाउट इस चीज में आप लोगों को? ये कहां दिया हुआ है? एनसीईआरटी में
भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं। हाँ, एसेक्सुअल के बारे में हमने पढ़ लिया, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, ठीक है। एक बात यहां है क्लोन की, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है, जो भी नया यंग वन आता है, नया बच्चा बनता है, आप समझिए वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है। यानी कि वो बाहरी रूप से भी सेम, अपने मॉर्फोलॉजिकली बाहरी रूप से भी और जेनेटिक रूप से भी अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। समझिए, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यानी बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी जो है, जो भी नया बच्चा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की। इसी चीज को क्लोन कहा गया है, क्लोन। समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो यहां पर पूछ लीजिएगा। चलिए, यहां हमने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, ये चीज हमने पढ़ी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे क्या हुआ भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल कौन कौन से किंगडम में है, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। याद कीजिए, आपस में चैप्टर्स को रिलेट करेंगे तो नीट एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। शुरू से ही यही बात हम आपको बताते आ रहे हैं कि चैप्टर्स के अंदर आपस में रिलेट कीजिए हर टॉपिक को, तो आपके लिए याद करना और समझना बहुत इजी हो जाएगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से में है, किंगडम मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। फंगई में भी है, फंगई में भी है, एक्सेप्शन वहां है एक, यीस्ट, जब बहुत कॉमन है, याद रखना है। यीस्ट हम पढ़ते हैं ना, जो हमारी ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में हेल्प करते हैं। और कहां मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और ये पॉइंट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वही उसकी रिप्रोडक्शन होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे ही सेल डिवाइड होगा वो उसकी रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल के अंदर। इनको हम अभी करेंगे, ठीक है। ये रही हमारी मल्टीपल फिजन वाली लाइनें। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जो अमीबा है वो अपने विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया को अंदर ले लेता है एंड सिक्रीट ए थ्री लेयर, याद रखना है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट, उसको सिस्ट कहा गया है, अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, एनसिस्टेशन, यानी कि सिस्ट बनाने का जो फिनोमिना है अनफेवरेबल कंडीशन में, जो कि सिस्ट जो है 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर ऊपर बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कि ये कहाँ होती है या क्या चीज होती है। तो क्या लिखेंगे आप इस चीज को, कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा अपने ऊपर 3 लेयर की कवरिंग बनाता है उसको क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन कहते हैं। समझ में आ गई? एनसिस्टेशन। उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आती है तो एनसिस्ट अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है मल्टीपल फिजन करता है और प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स।
ये चीज याद रखनी है। सूडोपोडियोस्पोर्स क्यों कहा गया है? सूडोपोडियोस्पोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या करता है? अपने सूडोपोडिया को अंदर ले लेता है। तो अब जो स्पोर बने हैं वो उनके सूडोपोडिया के भी तो स्पोर बने हैं। सूडोपोडिया भी तो उसके अंदर से छोटे छोटे सर्कल में डिवाइड हुआ है। इसीलिए जो नए अमीबा हैं अनफेवरेबल कंडीशन में आने के बाद उनको सूडोपोडियोस्पोर भी कहा गया है, क्योंकि सूडोपोडियो वाला पार्ट भी तो उन स्पोर्स के अंदर है। देखिए यहां पर ये सूडोपोडिया था ना, अब ये पार्ट भी तो अंदर चला गया है और सर्कल बन गया है। अब सूडोपोडियो वाला पार्ट भी तो ऐसे छोटे डिवाइड हुए हैं, इसीलिए इनको सूडोपोडियोस्पोर भी कहा गया है। समझ में आ गई है? और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है? फिनोमिना को क्या कहा गया है? स्पोरुलेशन कहा गया है। याद हो गया है? कोई डाउट इस चीज में? एनसीईआरटी में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को। इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ नीट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पोरुलेशन प्रोसेस कहाँ होती है, कब होती है? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। समझ में आई? चलें आगे। चलिए, अब मल्टीपल फिजन हो गया है, बडिंग प्रोसेस आ गई है। बडिंग क्या है? ए स्मॉल प्रोजेक्शन, a small projection arises on the parent, body इसमें क्या होता है? इसमें ये देखिए, सबसे पहले कहाँ होता है ये भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। हाइड्रा में होता है, और जो हमारा ईस्ट अभी बात की थी ना, सिंगल सेल सैक्रोमाइसिस, याद है? फंगस के अंदर एक ही एक्सेप्शन है सिंगल सेल का, ईस्ट, याद रखना है। ठीक है, तो यहां मिलती है बडिंग। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा अब इस चीज को रब कर देते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है। यहां कुछ सेल्स हैं जो क्या है, एक्स्ट्रा पावरफुल कह लीजिए, और यहां से वो एक अलग से डिवाइडेशन शुरू कर देते हैं, एक अलग प्रोजेक्शन बनने स्टार्ट हो जाती है पेरेंट्स के साथ ही अटैच होकर के, साथ में से ही, और धीरे धीरे वो यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं और बाद में वो अलग हो जाते हैं। ये देखिए अलग हो गए ना, बडिंग, इसको क्या कहते हैं? बडिंग। इस पोर्शन में पेरेंट्स के साथ ही अटैच होकर के यहां से ही न्यूट्रिशन लेकर के धीरे धीरे डेवलप होकर के वहां से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। कहाँ है? हाइड्रा में है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से यीस्ट के अंदर, ये यीस्ट सेल है, यीस्ट में भी ये देखिए ये सिंगल सेल यीस्ट है। इसी तरह थोड़ी सी प्रोजेक्शन यहां स्टार्ट हुई और साथ ही साथ इसका न्यूक्लियर डिवीजन भी हुआ। अब एक जो न्यूक्लियस है वो बड में चला गया और दूसरा न्यूक्लियस यहां हो गया, पेरेंट के अंदर ही रह गया और यहां से ये डिटैच हो गया, अलग हो गया है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बडिंग।
अब बहुत बार हम पढ़ते थे कि बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हुई, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हुई। कॉन्सेप्ट तो यहीं पर आया ना, इसी चैप्टर में। इसीलिए कह रहे हैं चैप्टर को समझिए। जब भी आपके पास रिप्रोडक्शन के रिलेटेड कोई भी बात आएगी तो आपको ये चैप्टर याद आएगा। समझ में आ गई? चलें आगे। बडिंग, डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फिजन। बडिंग और फिजन में क्या क्या डिफरेंस है? बडिंग की बात करते हैं। बडिंग में जो यंग वंस है, यंग वंस जो हैं वो अटैच रहते हैं पेरेंट बॉडी के साथ। अरे यार बहुत स्पेस कम है। अटैच रहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ। लेकिन इसको विद पेरेंट्स कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी में है इसलिए मतलब लिखने में आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसमें अटैच फिजन, फिजन प्रोसेस जो है उसके अंदर अटैच नहीं होता। डोंट अरे यार डोंट अटैच। यंग वंस जो है वो अटैच नहीं होते। दूसरा पॉइंट, अनइक्वल साइज। जो भी नया यंग वन बना है उसका साइज जो है वो अनइक्वल होगा बडिंग में, लेकिन जो फिजन है उसमें इक्वल साइज होगा। समझ में आ गई? ये बातें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। इसमें एक और है, पेरेंट्स कैन बी आइडेंटिफाई। इनमें से पेरेंट्स कौन सा है? देखिए अब यहां आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेरेंट्स है और ये यंग वंस है, नए हैं, और ये पेरेंट्स हैं। लेकिन यहां फिजन में पेरेंट कौन सा है और कौन सा यंग वन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। कांट। ठीक है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। किसमें हमारे बडिंग और फिजन में क्या डिफरेंस है? बडिंग के अंदर यंग वंस जो हैं वो अटैच रहते हैं पेरेंट्स से, उनका साइज अनइक्वल होता है, और साथ ही साथ उनमें से पेरेंट्स और यंग वंस को हम सेपरेट कर सकते हैं कि ये पेरेंट है और ये यंग वन है। लेकिन फिजन में कोई अटैचमेंट नहीं होती, साइज इक्वल होता है यंग वंस और पेरेंट का, नए का, और उनमें से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पेरेंट्स कौन सा है और यंग वन कौन सा है। समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए, बडिंग हो गया है। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का क्या मतलब है? स्पोर का मतलब होता है सीड, एक टाइप का सीड बनाना, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड के द्वारा। कौन कौन से टाइप के सीड्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं, या स्पोर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। सीड वर्ड हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीड वर्ड जो है वो कहाँ आएगा, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो स्पोर जो है, स्पोर कौन कौन से हमने पढ़ने हैं? जूस्पोर्स पढ़ने हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़ने हैं, और कोनोइडिया। स्पोर्स और भी काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन हमें इतना करने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। ये भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने जब किंगडम फंगई, किंगडम हमने वो प्रोटिस्टा, और साथ ही प्लांट्स किंगडम एल्गी वगैरह पढ़े थे, तो वहाँ पर इन स्पोर्स का
जिक्र आया था। तो वहां पर जिक्र आने से हमें तब समझ में नहीं आया था कि ये क्या होते हैं, लेकिन अब हमें इनको समझना है ताकि वो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले जूस्पोर क्या होते हैं? जूस्पोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अपनी ही एक प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या? सबसे पहली बात, इनके पास फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिला है तो इसका मतलब ये क्या होंगे? मोटाइल होंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक। कुछ याद रखना है, इतनी डिटेल में भी आपको नहीं जाना है, कुछ प्रॉपर्टी ही याद रखनी है। कहां मिलते हैं? लोअर फंगई कौन सी थी? याद कीजिए। चार्ट हमने पढ़ी थी ना क्लासेस फंगस के अंदर, फाइकोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और डिटेरोमाइसीट्स। उनमें से लोअर फंगई जो थी, फाइकोमाइसीट्स, वहां पर जो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जूस्पोर्स के द्वारा होती है। ये देखिए, ये इस तरह से स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो इसका पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस थैली को, इस पाउच को क्या कहते हैं? जूस्पोरेंजियम, जिसके अंदर जूस्पोर्स इस तरह से होते हैं और इनके पास ये फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल होते हैं। समझ में आ गई? बस इतनी ही बात हमें याद रखनी है, ज़्यादा इसके बारे में हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में, एनसीईआरटी में भी ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। एनसीईआरटी देख लेते हैं। डायग्राम ये देखिए, ये डायग्राम हमें जूस्पोर्स का दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिखते हैं, देखते हैं कहाँ पर है भाई। चलिए एक बार ये हमने कर लिया है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट। बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। यीस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बर्ड से होती है। समझ में आ गई? ये चीज़ हमने कर ली है। मल्टीपल फिजन के बारे में हमने कर लिया है, कोई पॉइंट रह ना जाए इसीलिए हम थोड़ा सा इसको रिवाइज अप करें। ये देखिए, ये रहा। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores. जूस्पोर्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ रिप्रोडक्शन होती है? किंगडम फंगाई में और सिंपल प्लांट्स में, जैसे कि एल्गी में हमने किया था। इनके बारे में, जूस्पोर्स के बारे में क्या कह रही है? माइक्रोस्कोपिक होती है और मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। मोटाइल है इसका मतलब इसके अंदर फ्लैजिला है, ये याद रखना है। चलिए, समझ में आ गई, टॉपिक हमें मिल गया है। जूस्पोर हमें समझ में आ गया है। जूस्पोर एक ऐसी स्ट्रक्चर है बच्चों जो माइक्रोस्कोपिक होती है, मोटाइल होती है, फंगई के हाइफा में होती है। वहाँ पर ये आगे जा करके यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, लोअर फंगई में होती है, ये बात भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब आपको फाइकोमाइसीट्स जब भी आप रिवाइज अप करेंगे +1 का, तो ये याद रखना है
वहां पर दिया भी हुआ है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस फोर्स के द्वारा होती है। तो अब आपको वो स्ट्रक्चर वो याद होनी चाहिए कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट स्पोरोंजियोस्पोर्स। स्पोरोंजियोस्पोर्स के बारे में क्या हम कहेंगे? सबसे पहली बात, नॉन मोटाइल। ये मोटाइल नहीं है, तो इनके पास फ्लैजिला भी नहीं है। कहां प्रोड्यूस होते हैं? कहां प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड दी, ये देखिए इनसाइड दी स्पोरेंजिया, ये जो पोर्शन है इनसाइड दी स्पोरेंजिया। इनको कभी कभी एंडोस्पोर्स भी कहा गया है, क्योंकि ये अंदर बनते हैं, एक उसके अंदर। और कहाँ मिलते हैं? कौन सी? हायर फंगस में मिलते हैं मोस्टली। उसके एग्जाम्पल जो हमें याद रखने हैं, म्यूकर याद रखना है। म्यूकर के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इसी से होती है। राइजोपस याद रखना है, ठीक है? समझ में आ गई? हायर फंगई, म्यूकर और राइजोपस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होती है। इनकी फिगर देखिए, ये एक हाइफी है, एक स्पेशल हाइफी जिसको कि स्पोंजियोफोर कहा गया है, वो डेवलप हो जाती है हाइफी में से, और वहाँ पर स्पोरेंजियम बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर इस तरह से ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाते हैं और ब्रस्ट हो जाते हैं और फैल जाते हैं और नए यंग वंस को जन्म दे देते हैं। समझ में आ गई? कुछ कुछ पॉइंट ही याद रखने हैं, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? थोड़ा सा आपको जब भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एनसीईआरटी में ये क्या दे दिया यार, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही, हमारे बाहर है सिलेबस से। कोई चीज़ बाहर नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। चलिए तीसरा, कोनेडिया। कोनेडिया, कोनेडिया क्या होता है? ये भी नॉन मोटाइल है, इनके पास भी फ्लैजिला नहीं होता। कंस्ट्रिक्शन ऑफ हाइफी, एट द टिप। टिप्स के ऊपर जो हाइफी होता है उसकी कंस्ट्रिक्शन से बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कोई बैलून है, मान लीजिए बैलून को हम पिचका देते हैं ना, उसके अंदर गोल गोल और सर्कल बन जाते हैं। इसी तरह जो इनकी हाइफी है, यहाँ ये पिचक जाती है, कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये सिंगल भी हो सकते हैं और चेन में भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये चेन में है, सिंगल भी पड़े हैं, इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। और जिन हाइफी के ऊपर ये बनते हैं उनको क्या कहा गया है? कोनिडियोफोर्स कहा गया है। क्या कहा गया है? कोनिडियोफोर्स। कुछ नहीं है, हाइफी ही है, बस वो हाइफी एक अलग हाइफी बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, जिसको क्या कहा गया है? कोनिडियोफोर कहा गया है, जिसके ऊपर के कोनिडिया लगे हुए हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे इसको, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
एनसीईआरटी पर चलते हैं। अनदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनेडिया, कोनेडिया का पेनिसिलियम। बर्ड्स के बारे में हम पढ़ चुके, बर्डिंग के बारे में, हाइड्रा, जेम्यूल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए इसका फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ये पेनिसिलियम का एग्जाम्पल है। ये इसकी टिप पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये चेन से कोनेडिया बना रहे हैं। समझ में आ गई? चलें आगे। कोई डाउट इस चीज़ के लेकर के? कोई भी डाउट हो तो हेजिटेट नहीं करना है। चलिए अब जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल के बारे में क्या चीज हमें पढ़नी है? ये भी एक टाइप की बर्ड है, इंटरनल बर्ड होती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? स्पॉन्जिस में। अब आ गया हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर पहला फाइलम पोरीफेरा, +1 में किया है आप लोगों ने बच्चों। पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन होती है। स्पॉन्जिस के अंदर क्या होती है? जेम्यूल फॉर्मेशन होती है, और जो कि एक टाइप की बर्ड है। किससे बनती है? कौन से टाइप की सेल्स से बनती है? अमीबोसाइटिक सेल्स, याद कीजिए। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि जो स्पॉन्जिस हैं उनके अंदर बीच के अंदर अमीबोसाइट सेल्स पड़ी होती हैं, जो बहुत सारी सेल्स में डिफ्रेंशिएट करती हैं। उनमें से एक सेल जेम्यूल भी बनाती है, जेम्यूल भी बनाती है। और जो कि ये देखिए, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि ये चीज़ जो दिखाई गई है ये चावल के दाने जैसे, ये क्या है? स्पिक्यूल्स, जो कि उसका स्केलेटन का काम करती है। किस चीज़ से मिलकर के बनी थी? ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी ना भाई स्पिक्यूल्स के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने हुए होते हैं, जो कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक इंटरनल बर्ड है। कहाँ मिलती है? स्पॉन्जिस में मिलती है। और किस चीज़ से बनती है? अमीबोसाइट सेल्स जो हैं उनसे ये जेम्यूल्स फॉर्मेशन होती है। इतना ही करना है भाई, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये देखिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जिस में होती है। अब मान लीजिए इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कहाँ से आया है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से आया है या एनिमल किंगडम से आया है? दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटर रिलेट हैं आपस में, बहुत सारे चैप्टर से रिलेट करता है ये चैप्टर, समझना है। चलें आगे। जेम्यूल की स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है फिगर में। फिगर हमारा ये रहा, वही फिगर है। ये स्पिक्यूल्स हैं, ये बीच में हैं इंटरनल बर्ड्स दिखाई गई हैं। इससे प्रोटेक्शन मिलती है स्पिक्यूल्स से। चलिए नेक्स्ट, जेम्यूल हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? प्लांट का, ये मोस्टली प्लांट में होती है, प्लांट का कोई भी पार्ट जब कोई भी मॉडिफिकेशन करता है, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं भाई? रूट हो सकता है, स्टेम, लीफ या बड, ठीक है। अगर हम फ्लावर और फ्रूट की बात करेंगे तो वो कहाँ करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर करेंगे। ये जो पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प होते हैं, एसेक्सुअल में हेल्प करते हैं। क्या रूट, स्टेम या लीफ या बर्ड में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि
एक नए प्लांट को डेवलप कर सकती हैं। उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं सबसे पहले, रूट के बारे में। रूट के बारे में हम बात करते हैं। कुछ प्लांट्स की जो रूट है वो उनके पास क्या होती है, एडवेंटेजियस बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं, एडवांटेजियस बर्ड्स होती हैं। कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, कौन सी, याद कीजिए। अरे 5th क्लास में भी है ये, तो 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। स्वीट पोटैटो और जो कैरेट है उनके पास एडवेंटेजियस बर्ड्स होती हैं। जब हम स्वीट पोटैटो को कभी भी इम्प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो एक नया प्लांट बन जाता है स्वीट पोटैटो से या कैरेट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दलिया भी इसका एग्जाम्पल है, यम भी इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रूट्स, कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनके पास बर्ड्स होती हैं, कुछ रूट्स, ये याद रखना है। उनमें से नाम है हमारे पास स्वीट पोटैटो, शकरकंदी यार खाते हो आप लोग, कैरेट, गाजर, दलिया, यम, ये सब एग्जाम्पल हैं जिनके पास, जिनको अगर हम किसी भी ज़मीन में बोते हैं तो वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रूट के एग्जाम्पल हैं, ये मॉडिफाइड रूट्स हैं। ठीक है, अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम में बहुत तरह के स्टेम मिलते हैं हमें, अंडरग्राउंड, क्रीपिंग और एरियल। ठीक है, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्रीपिंग वालों के बारे में पढ़ेंगे, एरियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर, राइजोमी, बल्ब, सकर। इन तरह से नोट बना लीजिएगा। एग्जाम्पल सभी के याद रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्यूबर, ट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहां क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसकी जो ब्रांचेस है उसके एंड में न्यूट्रिएंट्स, एंड में न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक ट्यूबर का काम करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट होती है और जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है। ठीक है, ये देखिए स्टेम पोटैटो का जो प्लांट है, इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी ब्रांचेस के आखिरी में, कलर दूसरा ले लेते हैं, आखिरी में ये पोटैटो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और पोटैटो के पास आईज होती हैं। आपने देखा होगा घर में जब आलू देखते हैं तो उनके पास आईज होती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जिनको आईज बोलते हैं। ये बर्ड्स हैं। अगर आप इसको काट करके, इस पोर्शन को काट करके कहीं पे प्लांट करते हैं तो यंग वंस पैदा हो जाते हैं, नया प्लांट पैदा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आईज हैं इनके ऊपर, पोटैटो के ऊपर, वो बर्ड का काम करती हैं और वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकती हैं। यहाँ न्यूट्रिशन स्टोर हो गया है, इसके अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा अब यहाँ से मिलेगा उसको।
समझ में आ गई? ट्यूबर क्या चीज़ है, नाम याद रखना है, नाम याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलिए, राइजोम। राइजोमी क्या है? अभी तक हमने जो बात की थी ट्यूबर में वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम था अंडरग्राउंड, लेकिन वो कहाँ पर था? ब्रांच में। ब्रांच जब हमने एंड पार्ट, लेकिन ये तो मेन जो है, मेन स्टेम है जो अंडरग्राउंड है। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, जिंजर, अदरक, जिंजर एग्जाम्पल जो दिखाया गया है, इसके अंदर ये देखिए जिंजर, यहाँ आपको ये लाइनिंग जो दिखाई दे रही हैं, अरे यार कलर, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही हैं, अदरक आप लोगों ने देखी है और कोरोना में तो सबने बहुत अच्छे से देखी होगी, क्योंकि ये कहा गया था कि अदरक की चाय पीजिए। तो ये जो लाइनिंग है, ये क्या है? अदरक के ऊपर जो लाइनिंग दिखाई देती हैं वो होती हैं नोड्स। वो क्या होती हैं? नोड्स। और उन दोनों के बीच के पोर्शन को इंटरनोड। तो क्या है, जब भी आप अदरक को कभी भी जमीन में डालते हैं तो एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है इस नोड से। इन नोड से एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। समझ में आ गई है? चलें आगे। राइजोम में क्या चीज़ है आपको समझ में आ गई है? चलिए आगे बात करते हैं। बल्ब। अरे बल्ब तो बहुत इजी है। जो हमारे ओनियन, इनके एग्जाम्पल से इसको याद करेंगे हम। ओनियन, ओनियन, गार्लिक, जो बल्ब शेप हमें दिखाई देती है, अगर हम इसके अंदर आपको जो याद रखना है, वो चीज़ आपको याद रखनी है, जो ओनियन है बच्चों, ओनियन का जो बेस होता है ना, बेस होता है वो स्टेम होता है। और जो इस तरह से ये हमें लेयर में दिखाई देते हैं ना, ये इनके फ्लैशी लीव्स हैं। क्या हैं? क्या है? फ्लैशी लीव्स। ये याद रखना है। फ्लैशी लीव्स से ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। क्या गेन करते हैं? न्यूट्रिशन। इसीलिए जब भी आप प्याज को या गार्लिक को, लहसुन को ज़मीन में बोते हैं तो ये एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। देखिए इनके अंदर से ये एडवांटेजियस रूट्स निकल जाती हैं। ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट इनकी क्या है? स्टेम है। और साथ में ये लीव्स हैं, यहाँ पर इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। फ्लैशी लीव्स जो हैं न्यूट्रिशन बना देते हैं और नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। समझ में आ गया? बल्ब, बल्ब की शेप की, ठीक है, बल्ब के शेप के जो लिलीज होते हैं, इसका एग्जाम्पल और याद करने हैं तो आपने लिलीज याद कर लीजिए, ट्यूलिप्स याद कर लीजिए। ये सब एग्जाम्पल कहाँ हैं, कहाँ पे पाया जा सकता है बल्ब? ये हमारे इन प्लांट्स में मिल सकते हैं। चलें सक्कर्स। सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स को याद कीजिए। देखिए सॉरी, एक मिनट। ओके, अब बात करते हैं शक्कर की। शक्कर में क्या होता है बच्चों? जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये देखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड यहीं से डेवलप होकर के ऐसे फैलती है हॉरिजॉन्टली। कैसे फैली? हॉरिजॉन्टली। और फिर थोड़ी देर में बाहर निकल आई ग्राउंड से। ये देखिए यहाँ से बाहर निकल आई। तो इस टाइप की जो मॉडिफिकेशन है, इनको क्या नाम दिया गया है? सक्कर्स नाम दिया गया है।
ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से निकली और यहाँ से बाहर निकल गई, इसमें भी ये ऐसे, और नया प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है इसको नाम दिया गया है, इस पोर्शन को सकर। क्या नाम दिया गया है? सकर। समझ में आ गई? कहाँ है? ये देखिए, क्रायोजेंथम प्लांट है, मिंट में ये होता है। साथ ही साथ हमारे और प्लांट्स हैं जिसमें ये होता है, जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, मिंट यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी प्लांट्स के अंदर सकर्स मिलते हैं जो कि एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ गई? अंडरग्राउंड स्टेम में हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, 4 मॉडिफिकेशंस हैं। कौन कौन सी है एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, ठीक है। राइजोमी का एग्जांपल जिंजर। बल्ब का एग्जांपल ओनियन, गार्लिक, जो बल्ब जैसे दिखते भी हैं, लिलीज, ट्यूलिप्स, ठीक है। शक्कर का एग्जांपल पाइनएप्पल, एप्पल, क्रायोजेंथियम, ये याद रखना है, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम टाइप से है तो याद रखना है। मिंट हो गया है, एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब एग्जांपल हैं इसके। अंडरग्राउंड, अब हमारे स्टेम की मॉडिफिकेशन खत्म हो गई। अब क्रीपिंग क्या होता है? रेंगने वाला। इसको हम क्या कह सकते हैं? सब एरियल भी कह सकते हैं। जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। इसमें 2 ही चीजें हैं, रनर और ऑफसेट, जो हमें पढ़नी है। क्या है? रनर और ऑफसेट। चलिए, रनर के बारे में हमें पढ़ना है। रनर कहां मिलता है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ना जो, वहां पर हमें रनर मिलता है। ठीक है, कहां? एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे तो हमें जल्दी याद होगा और एग्जाम्पल भी याद होगा। ग्रास, ठीक है। आप जब भी पार्क वगैरह में जाते हैं, बच्चे होते हैं तो ग्रास को उखाड़ते ही हैं। ठीक है, काफ़ी बार आपको महसूस हुआ होगा, कुछ ग्रास ऐसी है जिसको दूब कहते हैं। ठीक है, वो जब आप उखाड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होती है। किस लिए? क्योंकि जो ये ग्रास है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। किसके द्वारा? रनर के द्वारा। एक ग्रास का ये जो स्टेम है, इसके स्टेम के थोड़े से ऊपरी भाग से एक बर्ड डेवलप होती है, ये ग्रास, और जो कि आगे जाकर के जमीन में एक नया प्लांट ग्रो करती है। इस तरह से ग्रास डेवलप होती है। और जो ये बीच का जो इसका पोर्शन है जो कि डेवलप हुआ है, इसको ही कहते हैं रनर। क्या कहते हैं? रनर। और ये फिर आगे फर्दर इस तरफ डेवलप होता है, इस तरफ, और ये आगे आगे नए प्लांट को जन्म देता रहता है। एग्जाम्पल में आपको इसका ग्रास याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रनर। ऑफसेट के बारे में मोस्टली एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ना, पानी वाले, वहां पर ऑफसेट मिलता है। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक में होता है। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये देखिए, यहां इसके नाम में ही वो है, वाटर। ठीक है,
वाटर हायाजेंथ, वाटर हायाजेंथ और इकोनिया इसका एग्जाम्पल साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफसेट। ऑफसेट और थोड़ा सा रनर में क्या डिफरेंस है? रनर के अंदर जो ये रनर होती है ये थिन होती है। क्या कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है, थिन होती है। लेकिन जो ये ऑफसेट होती है, ये ऑफसेट क्या होती है? थिक और हार्ड होती है, ठीक है। कहाँ होता है? ये एक टाइप का प्लांट था वाटर हायाजेंथ जो इंडिया में लाया गया, इंडिया में उगाया गया। क्यों उगाया गया? क्योंकि इसके जो लीव्स थे ना बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब एक प्लांट पानी में उगाया गया तो इसने धीरे धीरे स्टेम से मॉडिफिकेशन करके ऑफसेट बनाया और नया प्लांट आगे डेवलप कर दिया, नया प्लांट, और इतनी जल्दी से ग्रो किया और पूरे प्लांट पूरे पॉन्ड पे फैल गया। कहाँ मिलता है मोस्टली ये कॉन्सेप्ट? स्टैंडिंग जो वाटर होता है ना, खड़ा हुआ पानी, यानी कि फ्रेश वाटर, मोस्टली ज्यादा तेज धार वाले पानियों में ये नहीं मिलता। वहां पर ये क्या करता है, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि जो वहाँ पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फिशेस जो हैं हमारी, या वो ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो सारी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? absorb the ऑक्सीजन, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर जाएंगे, फिशेस मोस्टली। और इसको क्या नाम दिया गया है? एक नाम इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया है इसको। ये देखिए एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, इसमें से कुछ भी नहीं रहा। चलिए ये देखिए, ये हमने क्या किया था ट्यूबर के बारे में, ये पोटैटो है, ये इसके ऊपर आइज है, ये राइजोमे के बारे में किया था, ये इसकी बर्ड्स नोट्स, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही हैं, ये लाइनिंग, ये नोट्स हैं, ये इससे रूट्स निकल रही हैं। समझ में आ गई? ये चीज़ हम कर चुके हैं अंडरग्राउंड के अंदर। और ये क्या किया था, और ये चीज़ें हम अभी करेंगे। ये रहा ऑफसेट, ठीक है, पानी के अंदर है, मोस्टली मैराइन होते हैं, वाटर ऑफ हाइजेंथ, ठीक है। ये हमने कर लिया है। यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में दिया गया है, राइजोम, सक्कर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये हम कर चुके हैं। रनर के बारे में हम कर चुके हैं। और इसमें और क्या दिया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। जो बात हम कर रहे हैं वो कहाँ दी गई है, ये रही, टेरर ऑफ बंगाल। क्या दिया हुआ है? टेरर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा गया है, ठीक है, वाटर हाइजेंथ। क्या करता है, स्टैंडर्ड वाटर में है, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिससे कि डेथ ऑफ फिशेस ये होती है। इसीलिए इनको कहा गया है, ब्यूटीफुल प्लांट है, शेप, फ्लावर्स और शेप, लेकिन
लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी हो गया है, क्योंकि ऑफसेट की वजह से इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि एक सीज़न में एक प्लांट ही अप्रोक्सीमेटली 65,000 प्लांट्स डेवलप कर लेता है। एक सिंगल प्लांट एक सीज़न में इतना ज़्यादा ग्रो कर लेता है। तो ऑफ कोर्स ये सुंदर के साथ साथ खतरनाक भी है। ठीक है, चलें वापस। ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं कि आइज़ जो पोटैटो के ऊपर है, इसी तरह राइबोसोम जो है जिंजर में है, नोड्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ रहना नहीं चाहिए भाई एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी अब एरियल स्टेम में एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या होता है, शुगर केन है या कैक्टस है। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसी मॉडिफिकेशन होती है। शुगर केन आपने देखा होगा इस तरह से, यहाँ इस तरह से बर्ड्स नोट्स पर रूट्स लगी है, इस पार्ट्स को काटते हैं तो ये पूरा डेवलप हो सकता है। शुगर केन हो गया एग्जाम्पल इसका, कैक्टस हो गया, ये हमारे ये थ्रोन्स लगे हुए हैं। इनका कोई भी पार्ट अगर कट करके एक नया प्लांट बना सकता है। एरियल मॉडिफिकेशन हो चुकी है स्टेम की, अंडरग्राउंड हो चुकी है, क्रीपिंग हो चुकी है, तीनों ही हो चुकी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अब बात करते हैं लीव्स। लीफ जो प्लांट का पार्ट है, ये किस तरह से मॉडिफिकेशन करता है। इसका एग्जाम्पल हमारे 5th क्लास की बुक में भी दिया गया है। जो ब्रायोफाइलम है, जो ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम प्लांट, ब्रायोफाइलम प्लांट के जो लीव्स हैं, उनके जो मार्जिन है वहां पर स्पेशलाइज्ड बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, लीफ बर्ड्स। देखिए, ठीक है, और ये एक नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम याद रखना है। चलिए बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स में बुलबिल्स क्या है? फ्लैशी बर्ड्स हैं ये क्या है? फ्लैशी बर्ड्स। बर्ड्स जो है स्टेम के ऊपर, वो क्या हुआ? फ्लैशी हो गया, उसके अंदर न्यूट्रिशन डेवलप हो गया। और जब भी ये बर्ड्स नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो एक नया प्लांट बना लेते हैं। इन्हीं बर्ड्स को क्या कहते हैं? फ्लैशी बर्ड्स को क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबिल। और इसमें ये कौन से प्लांट में ज़्यादातर? एग्जाम्पल एगेव, याद रखेंगे। एगेव का जो प्लांट है वहाँ पर फ्लैशी बर्ड्स मिलते हैं, बुलबिल्स मिलते हैं। और जब ये बुलबिल्स नीचे गिरते हैं तो नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। ठीक है, ये सब जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा, क्या पढ़ रहे हैं यार? कुछ नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ा, सिंगल सेल में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग जो है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में भी है, यीस्ट में भी है, और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा वगैरह में भी है, एनिमल्स में भी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्या है? बाइनरी फिजन, छोटों से लेकर के बड़ों में, प्लेनेरिया में ट्रांसफर में भी पढ़ा। और अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्लांट्स में किस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, उसका मेथड क्या है? एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ये अलग अलग मेथड हैं जिससे कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो करके एक नया प्लांट डेवलप हो जाए। बस इनके किन किन में होती है, थोड़ा सा उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या कंफ्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल आसानी से
इसको कैटेगराइज करके समझाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक लास्ट है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन मेथड वो भी हम करेंगे। अभी पहले एक बार रिवाइज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फिजन दो टाइप की, बाइनरी, मल्टीपल। बाइनरी फिजन क्या है? सेल इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ। ये इस तरह से बाइनरी में तीन टाइप के हैं, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। कहाँ कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया में, अमीबा में, यूग्लिना में, पेरिमीशियम, प्लेनेरिया। समझ गए? आ गई, बाइनरी हो गया। मल्टीपल फिजन, एक ही सेल का बहुत सारी सेल्स में बनना मल्टीपल फिजन कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। कब होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। जो हमारा प्लाज्मोडियम है, मॉस्किटो, ठीक है, वहाँ पर, और अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में होती है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बडिंग में क्या होता है? पेरेंट्स के साथ अटैच होकर के एक अलग से पार्ट बना लेते हैं, उसको बडिंग कहते हैं। कहाँ है एग्जाम्पल? हाइड्रा और ईस्ट। समझ में आ गई? बडिंग कंप्लीट हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, फिजन और बडिंग के बीच में, यंग वंस अटैच रहते हैं बडिंग में, जबकि फिजन में अटैच नहीं रहते हैं। यहाँ पर अनइक्वल साइज होता है, इक्वल साइज होता है। पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फिजन में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। यही तो है, बस बडिंग हो गया। स्पोर फॉर्मुलेशन, स्पोर्स किस टाइप के हैं? तीन टाइप के स्पोर हमने पढ़ने हैं, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनेडिया। जू स्पोर्स की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि फ्लैजिला होता है इनके पास, मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं? किन में करते हैं? लोअर फंगई में। कहाँ? फाइकोमाइसेट्स में। जू स्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, इनसाइड द स्पोरेंजिया होते हैं, इनको एंडोस्पोर्स भी कहा जाता है। कहाँ मिलते हैं? हायर फंगई में, जैसे कि राइजोपस और म्यूकर में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होती है। बस। कोनेडिया नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे बनते हैं? कंस्ट्रिक्शन ऑफ हाइफी एट द टिप। टिप पर कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, वहाँ से धीरे धीरे वहाँ पर चेन भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। कहाँ मिलते हैं? पेनिसिलियम जो फंगई है वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस स्पोर्स के द्वारा होती है? कोनेडिया के द्वारा होती है। बस। जेम्यूल फॉर्मेशन इंटरनल बर्ड है, स्पॉन्जिस जो हमारे एनिमल्स हैं पोरिफेरा में, वहाँ पर होती है। किन सेल्स से बनती है? अमीबोसाइट सेल्स से बनती है। बस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से पार्ट से हो सकता है? रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड। ठीक है, रूट में हमने पढ़ा कहाँ पर? स्वीट पोटैटो, कैरेट, दलिया, यम, वहाँ पर उनके अंदर एडवांटेजियस बर्ड्स होती हैं, उनको रूट्स कहते हैं इनको, और वहाँ से ये एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम में ये चार तरह की मॉडिफिकेशन होती हैं। ट्यूबर पढ़ चुके हैं। जो ट्यूबर पोटैटो है वो क्या है? एक टाइप का ट्यूबर है, उसके पास बर्ड्स होती हैं, आइज जो होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, वो एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारा जिंजर है, जिंजर के पास भी क्या है? उसको क्या कहा गया है? राइजोम कहा गया है। राइजोम ये मेन स्टेम है, इसके पास नोड्स होती हैं और इन नोड्स के पास ऊपर बर्ड्स होती हैं, इनसे एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। बल्ब, ओनियन और गार्लिक एग्जाम्पल याद रखना है। शक्कर के अंदर मिंट, क्रायोजेंथम, इस तरह से याद रखना है मॉडिफिकेशन। एप्पल, पाइनएप्पल एग्जाम्पल। चलें आगे। क्रीपिंग को सबेरियल भी कहा गया है। रनर और ऑफसेट, इसमें दो मॉडिफिकेशंस हैं। रनर कहाँ होता है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो कि ग्रास इसका एग्जाम्पल है। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। वाटर हाइजिंथ इसका एग्जाम्पल है, जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फिशेज मर जाती हैं। ठीक है। एरियल के एग्जाम्पल में कैक्टस और शुगर केन हमने किया। लीफ में
ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उनके लीफ के अंदर यहाँ जो मार्जिन है या नोच जिनको हम कह सकते हैं, वहाँ एक बड उग जाती है और जो नए प्लांट को डेवलप कर सकती है। बुलबिल बर्ड्स की मॉडिफिकेशन है बुलबिल, जो कि एक फ्लैशी बर्ड है, जहाँ कहाँ मिलती है, एक केव में, और जब ये प्लांट से अलग हो जाती है तो एक नए प्लांट को डेवलप कर लेती है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? पीस ब्रेक डाउन होना। पीस का ब्रेक डाउन होना अडल्ट के अंदर। ठीक है, और ब्रेक डाउन होकर के एक नया यंग वन बना देना, ऑफस्प्रिंग बना देना। कहाँ होता है? एग्जाम्पल हमने याद करना है, हाइड्रा। बस हाइड्रा बडिंग में भी याद किया था और फ्रेगमेंटेशन में भी हमें हाइड्रा हो सकता है। ये भी एक मेथड हो सकता है हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन भी और बडिंग भी, दोनों मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हाइड्रा में। ठीक है, बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हमारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आराम से समझना है, एग्जाम्पल के साथ समझना है। जिन बच्चों को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्री वीडियोस भी आपको मिलती रहे और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर आप आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आपके कमेंट हमें हौसला प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।